आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं और बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। और अगले व्यूअर आकाश हमारे साथ कनेक्टेड हैं गुजरात से। आकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इनका सवाल ले लेते हैं और बात करते हैं अब इनके क्वेश्चन की। तो इन्होंने 50,000 की मंथली SIP की हुई है, 10 to 15 ईयर्स का इनका होराइजन है। जानना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स ये कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं, फंड सिलेक्शन कैसा है। फंड्स के नेम में बताती हूँ, टाटा स्मॉल कैप 13,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, 6,500 पर मंथ टाटा डिजिटल इंडिया, 7,000 पर मंथ क्वांट स्मॉल कैप, 4,500 पर मंथ PGIM इंडिया मिड कैप, 3,500 कैनरा रोबोको ब्लू चिप, 3,000 पर मंथ है एक्सिस स्मॉल कैप में, और SBI इंडिया एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में 2,500 पर मंथ डाल रहे हैं। तो लगभग इनके पास ये 8 म्यूचुअल फंड्स है 50,000 के SIP के लिए, 10 to 15 ईयर्स का होराइजन है। कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे ये भी ये जानना चाहते हैं। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि कुछ निवेशकों के पोर्टफोलियो में या कुछ व्यूअर्स के पोर्टफोलियो में स्कीम्स अच्छी नहीं होती। पर कई बार स्कीम अच्छी होती हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स गलती क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से 8 स्कीम में से 4 स्मॉल कैप फंड हैं, और उनमें अगर टोटल देखें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 46% इनके टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ स्मॉल कैप में जा रहा है। हम जो शुरुआत में बात कर रहे थे रिसेंसी बायस की, हमने देखा कि स्मॉल कैप रिटर्न अच्छे दिखाई दिए। तो इस तरह के कई निवेशकों ने बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले लिया है स्मॉल कैप में, जो सही नहीं है। देखिए, समय समय पर कभी स्मॉल कैप अच्छा करेगा, कभी मिड कैप करेगा, कभी लार्ज कैप करेगा। तो आपको डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए आपका पोर्टफोलियो। इस तरह से अगर एक ही तरह के मार्केट कैप में और स्पेशली स्मॉल कैप में ऐसे आप एक्सपोजर लेंगे तो जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरी जो सलाह है आकाश जी को, पहली बात तो यह है कि आप यहाँ पर 1 या 2 फंड रखें स्मॉल कैप में, 4 फंड तो बिल्कुल ना रखें। दूसरी बात, जो टोटल आपका एलोकेशन है वो मैक्सिमम 20-25% होना चाहिए। हम 20 बोलते हैं, पर अगर आप फिर भी अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पर 25% कर लें, पर उससे ज्यादा स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट ना रखें। पहली सलाह तो यही है कि आपको एक्सपोजर कम करना है स्मॉल कैप में, और 4 में से 1 या 2 स्कीम ही आपको रखनी है। स्कीम चारों ठीक है, पर आप उसमें से 2 ही सिलेक्ट करें। दूसरी बात, जो आपके पास मिड कैप फंड है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, उस फंड से मैं निकलने की सलाह दूंगा। काफी टाइम से फंड की परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही है। आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में स्विच कर लें। आगे की जो SIP है वो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में करें। जो अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें से हो सके तो कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट 1 ईयर का जो SIP अपने किया वो निकालेंगे तो उस पर आपको एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, और साथ ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम आप बने रहें, उसके बाद में पूरा पैसा आप स्विच कर लें। लेकिन फिलहाल SIP को आप बिल्कुल रोक दें, ये बेहतर होगा। और दूसरी बात, लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, वो आपको ऐड करना चाहिए। लार्ज कैप से स्टेबिलिटी मिलती है पोर्टफोलियो को। और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये मैं आपको जरूर सलाह दूंगा। हालांकि आपने कहा है 10 से 15 साल का आपका नजरिया है, बस 10 से 15 साल की बात की जाए तो एक लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई। लार्ज कैप फंड आप यहाँ पर जरूर ऐड करें, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करें। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, तो थीमेटिक फंड्स हैं आपके पास। थीमेटिक फंड, सेक्टरल फंड हमेशा कहता हूं खराब नहीं है। आपको समय समय पर आप एक टेक्निकल एलोकेशन के हिसाब से थीमेटिक फंड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको कब वहां से एग्जिट करना है इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने अभी ऐड किया हुआ है तो सही समय पर आप निकल जाएं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में कोई भी एक थीम हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। इन बातों पर आप जरूर गौर करें, और बाकी जो फंड्स हैं वो ठीक है, उनके साथ आप बने रह सकते हैं। ओके, तो थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर ज्यादा है, यहाँ पर एक्सपोजर कम करने की सलाह है। कुछ बदलाव भी आपको सजेस्ट किए गए हैं। आपके पास आपके पोर्टफोलियो में 2 सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स हैं तो इनकी जरूरत नहीं है। आप PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज से आप निकलिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आप चुन सकते हैं। तो कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, यानी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपको चलना है ताकि एक स्टेबिलिटी रहे आपके पूरे पोर्टफोलियो में। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन हो। तो एक लार्ज कैप आपको जोड़ने की सलाह दी गई है, तो आप ICICI ब्लू चिप ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कैप से एक्सपोजर कम करके थोड़ा मिड कैप में बढ़ा सकते हैं, तो उसकी जगह आप मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल का फंड ले सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, मधुलिका
फरीदाबाद से हैं, जिन्होंने सवाल हमें भेजा है, हमारे अगले व्यूअर। इनसे करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक मैं इनका सवाल बता देती हूँ। जब ये कनेक्ट होंगी तब इनसे और भी चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि 25 साल इनकी उम्र है पंकज जी, तो यंग इन्वेस्टर हैं और 7,000 की मंथली एसआईपी कर रही हैं, 25 ईयर्स का होराइजन लेके चल रही है। फंड्स कौन से हैं? टाटा डिजिटल इंडिया फंड, इसके अलावा इनके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया, आदित्य आईसीसी प्रू निफ्टी 50, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो बेसिकली इन्होंने एक थीम बेस लिया हुआ है डिजिटल कैटेगरी का, बाकी फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी 50 और मिड कैप कैटेगरी इन्होंने ऑप्ट की हुई है। इनफैक्ट हमारे साथ मधुलिका जी कनेक्टेड है। मधुलिका जी, आपका पोर्टफोलियो हमने देखा 7,000 की आपकी एसआईपी है। क्या आप 25 इयर्स के होराइजन के साथ इन्वेस्ट कर रही हैं, प्लस कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी आपने की हुई है क्या? यस मैम, एक्चुअली लमसम जो है व्हेन आई यूज्ड टू गेट मनी एंड मेरे पास मुझे पता था मेरे पास रहेंगे तो वो खर्च हो जाएंगे, सो आई इन्वेस्टेड इन इट इन वन टाइम एसआईपीज। सो मेरे पास दो वन टाइम है, एक एचडीएफसी का है और एक आप मैंने लिख करके भेजा हुआ है आपका एसबीआई पीएसयू का है। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था, आई मीन यू कैन मूव फॉरवर्ड, देन आई विल आस्क क्वेश्चन। ओके, नहीं आप बताइए, आपका सवाल क्या है? 7,000 आपके पास एचडीएफसी मिड कैप में है लमसम, 20,000 एसबीआई पीएसयू फंड में। एक चीज मैं और आपसे पूछ लेती हूँ, आप दोनों का जवाब एक साथ दे सकती हैं। आप 7,000 के एसआईपी कर रही हैं और इंप्रेसिव है कि आप 25 इयर्स की हैं, आपने जल्दी शुरू किया। और इस एज में अगर एक इन्वेस्टर ये सोचे कि पैसे खर्च ना हो, उनको लमसम डाल देना चाहिए, तो इससे बढ़िया सोच क्या हो सकती है पंकज जी? लेकिन एक चीज और मधुलिका, आप ये 7,000 के एसआईपी कब से कर रही हैं? मैम मैंने ये जो 7,000 की जो रेगुलर एसआईपीज है वो मैं पिछले 1 साल से कर रही हूँ। आई मीन तो कितना इकट्ठा हुआ अभी पोर्टफोलियो वैल्यू? It is around 1 lakh because it was actually when I was 22 years old, but at that time I had like 4 SIPs worth of 500, and I eventually started upgrading it every year. So Great. Currently total value is like 1 lakh. Yeah. ओके, अच्छा, क्या कोई कुछ जानना चाहती हैं आप इसके अलावा, या फिर पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहती है? एक्चुअली मैम मेरे 2 क्वेश्चंस थे। पहली चीज तो ये कि करेंटली मेरे एक्सपेंसेस जो हैं फैमिली के, वो अभी 30,000 के अराउंड मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंस लगता है। तो मुझे ये जानना था कि मैं अभी कितने अपने इन्वेस्टमेंट या मेरी एसआईपीज में मैं कितना अभी इन्वेस्ट करूं कि आज से मैं अगर 25 साल का लेके चलो, 25 साल जब मैं रिटायर होंगी तो मेरे एसआईपीज की वजह से मुझे मेरे घर खर्च, यानी कि इन्फ्लेशन वैल्यू अगर मैं काउंट करूं उतने साल तक के बाद, तो मेरे को अपनी यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अभी मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, अच्छा सवाल है आपका। इनफैक्ट आमतौर पे हमारे एक्सपर्ट्स हमारे इन्वेस्टर्स को ये सलाह देते हैं कि आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के गोल्ड डिफाइन करें, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। 30,000 का अभी इनका महीने का खर्च है, 25 साल बाद ये इसी खर्च को मेंटेन करना चाहती हैं, तो 30,000 की वैल्यू अब से 25 साल बाद जितनी होगी उतनी निकासी इनको हर महीने करनी है पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बाद। तो कितनी निकासी ये कर सकेंगी तब 30,000 के बेसिस पे, और कितने एक्यूमुलेशन की इनको जरूरत पड़ेगी इन 25 इयर्स, बताइए। प्लस पोर्टफोलियो पर तो राय चाहिए ही। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मधुलिका जी, पहली बात तो बधाई आपको कि आपने 22 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी और समय के साथ आप बढ़ा भी रही है। लेकिन जैसा आपने कहा, आपने 500 से शुरुआत की थी, भाई 1,000 रुपए आप कर रही हैं, बट आपने क्या किया है कि 7,000 के लिए 7 फंड चुन लिए हैं। इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं होती है। आप एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप फंड रखें, 3 फंड भी काफी है, या साथ में फ्लेक्सी कैप फंड रख लिया, सब मिलाकर 5-6 फंड्स हो अलग अलग, तब भी काफी हैं। आप इस तरह से जो आप कर रही हैं कि 1,000 के बहुत सारे फंड ना बढ़ाएं, पहली बात। दूसरी बात, आपने डिजिटल इंडिया यानी टेक्नोलॉजी फंड जो है 2 लिए हुए हैं, वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। वो भी आपको एक ही फंड रखें आप, अगर थीमेटिक फंड रख रहे हैं। अदरवाइज थीमेटिक फंड नहीं होगा तो भी चलेगा। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपने कहा कि 30,000 रुपए का आपका खर्च है अभी, और रिटायरमेंट के वक्त कितना होगा। देखिए, यदि 6% का इन्फ्लेशन मान के चलें तो करीब 4 गुना हो जाएगा आपका खर्च। अगर 30,000 रुपए है, उस वक्त 1,20,000 रुपए होगा, पर उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 30 साल के बाद 1,20,000 होगा, तो उसके 10 साल के बाद जब आप 60 की होंगी, 70 की होंगी, 80 की होंगी, 90 की होंगी, आपकी एज बढ़ती जाएगी, तो ये जो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू है वो और भी कम होती जाएगी। तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। सिर्फ ये नहीं सोचना है
कि आज अगर 30 है तो 60 में कितना लगेगा, बल्कि आगे कितना बढ़ता रहेगा। और दूसरी बात क्या है, समय के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस और भी बढ़ेंगे। एक होता है लाइफस्टाइल एक्सपेंस, दूसरा होता है इन्फ्लेशन रिलेटेड एक्सपेंस। तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हो सकता है कि जिस आपसे आप आज बात कर रहे हैं 25 साल में, आपको उस वक्त करीब 15-20 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। और वो मैं अगर कैलकुलेट करके बताऊं आज कितना कर पाएंगे, करना चाहिए, वो बड़ा अमाउंट आएगा। तो आप क्या कीजिए, आप उल्टी कैलकुलेशन कीजिए, आप अभी कितना बचा सकती हैं। तो अपने पैसे में से जो खर्च है उसको निकालने के बाद जो महीने की इनकम है, मैक्सिमम जितना बचा सकते हैं उतने की आप एसआईपी कर लीजिए। और साथ में स्टेप अप मेथड, हर साल मिनिमम 10% से आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाती रहेंगी। और जब जब अपने प्रमोशन होंगे, आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी, इनकम ज्यादा बढ़ेगी, तब आप और भी ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगी। इस तरह से करेंगी तो आप बिल्कुल आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकती हैं। मैं सिंपल एक छोटा कैलकुलेशन बताता हूँ। अभी जो आप एसआईपी कर रही हैं 7,000 रुपए की और 27,000 रुपीज का लमसम आपने किया हुआ है, 1 लाख रुपए आपके पास और भी है। 25 साल में आप सिर्फ 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 1,24,00,000 रुपए इकट्ठा कर सकती है। और 10% से स्टेप अप करेंगी तो वही आप 25 साल में 2,80,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगी। बट आपको जरूरत पड़ेगी इससे भी बड़े पैसे की। जैसा मैंने कहा कि अभी आप सिर्फ 7,000 नहीं, जितना और बचा सकती हैं उतना कीजिए और स्टेप अप तो आपको करना ही है। ओके। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड जो है उसमें एसआईपी कैंसिल कर दें। ऑलरेडी आपके पास टाटा डिजिटल इंडिया फंड है और उसकी जगह आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें एसआईपी अमाउंट को डबल कर दें। 1,000 रुपए है, जो 1,000 बच रहा है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया का, उसे इसमें आप ऐड कर दें। तो ये आपके लिए राय है। कुछ चेंजेस मैंने आपको बताए हैं वो आपको करने चाहिए। साथ ही बाकी थीमेटिक फंड्स में एक बात ध्यान रखिए, रिस्क ज्यादा होता है तो ज्यादा करके डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहिए, वो बेहतर होगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है मधुलिका। इन सब चेंजेस को आप इम्प्लाई कीजिए और स्टेप अप के थ्रू अपनी एसआईपीज को बढ़ाती रहिए। थैंक यू पंकज जी, शो में आने के लिए। सवाल इतने ही लेंगे। थैंक यू सो मच सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर सीएनबीसी आवाज की तरफ से। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।